पार्टी, जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब जफर बराज साहब, जनाब जफर बराज साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, मुहम्मदिन खातिमल अंबिया'i वल मुरसलीन, वला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरी पार्टी के कारण और हमारे काबिल एहतराम सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मेरी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एक्स मिनिस्टर और आपके चहेते रहनुमा मेरे भाई चौधरी जुल्फ़िकार साहब, हमारी पार्टी के दोनों प्रोविंशियल सदर साहिबान, मोहतरम मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जो सेंट्रल कश्मीर से पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में हमारे उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी के सूबा जम्मू के सदर मंजीत सिंह जी, जिला राजौरी के प्रेसिडेंट सैयद मंजूर बुखारी साहब, पार्टी के सेक्रेटरी चौधरी अली साहब, और इसके बाद जितने भी प्रेसिडियम में हमारे ओहदेदारान तशरीफ फरमा हैं और सफ़े सामीन में मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों और मेरे अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर कैंडिडेट से ये सवाल पूछा जाता है कि अगर वो वोट मांगने निकला है तो उसका मैनिफेस्टो क्या है। मेरे नजदीक मैनिफेस्टो के दो हिस्से होते हैं, एक का ताल्लुक उम्मीदवार या उसकी पार्टी के नजरिया से ताल्लुक रखता है, दूसरा उसका डेवलपमेंटल प्रोग्राम। तो मैं लंबी बात न करते हुए पार्टी के और अपनी बात को लेकर आपका कैंडिडेट अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर अपना नजरियाती मैनिफेस्टो डालूं। से थोड़ा सा प्लीज हो जाइए आप। मैं अपनी पार्टी का बस छोड़ दीजिए मैडम, अपनी पार्टी का नजरियाती और अपना जाती नजरियाती मैनिफेस्टो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इस जिम्मे में मैं बाबा खड़ी, पीर खड़ी हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दो अशार से मदद लूँगा। ये मेरा नजरिया है, ये मेरा ईमान है, ये मेरी आखिरत है। और वो ये है, मियां साहब ने फरमाया कि दर्द मंदा दे सुकुन मोहम्मद, दर्द मंदा दे सुकुन मोहम्मद दे गवाही हालों, जिस पक्के फल बदे हो खुशबू आवे रुमालों। ये जुमला किस दूसरे मिसरे का गौर करो। कुछ काले कुछ सब्ज कबूतर, कुछ काले कुछ सब्ज कबूतर कुछ चिट्टे बन आए, कुछ काले कुछ सब्ज कबूतर कुछ चिट्टे बन आए। मन्नू इको नस्ल मोहम्मद इको रंग बटाए, अबू रंग बटाए।
बोलो एक नस्ल मोहम्मद अपनी रंग सजाए, ये मेरा ईमान भी है और ये मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के अल्फाज हैं कि आज के रोज तुम में से किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं, बल्कि इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम में से अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है, तुम में से अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो मुतकी है, जो परहेजगार है। मेरा ये ईमान है कि कोई शख्स किसी जबान से ताल्लुक रखता हो, कोई शख्स किसी नस्ल से ताल्लुक रखता हो, कोई शख्स किसी जात का दावेदार हो, लेकिन हर शख्स खाक से पैदा होता है और हर शख्स का अंजाम खाक में जाके होता है। और रोज़ क़यामत हर शख्स की ना जात पूछी जाएगी, ना उसकी जबान पूछी जाएगी, ना उसका इलाका पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो उसका अंग होगा, वो उसकी नेकी या बदी होगी। ये मेरे मैनिफेस्टो का, ये मेरे नस्लैन का, ये मेरे ईमान का एक हिस्सा है जो मैंने आपके सामने रखा। ये अलग बात है कि हम में से हर शख्स का एक नाम होता है, हम में से हर शख्स की एक पहचान होती है, लेकिन मेरे नजदीक जो शख्स किसी पब्लिक जिम्मेदारी पर आ जाता है, जब वो एक कुर्सी का मालिक बन जाता है तो उस कुर्सी का ताबेदार होता है, इसलिए कि उसको जो तनख्वाह मिलती है, इसलिए कि उसको जो मुआवजा मिलता है वो हर गरीब, हर अमीर और हर जात, हर मजहब, हर मर्तबे फिक्र के शख्स की तनख्वाह होती है, इसलिए वो उन सब का खादिम होता है। और अगर वो उस बारे में जरा पर भी बदयांती करता है तो मैंने हमेशा कहा है, आज फिर कहता हूँ, उससे आजमी का वो बकरवाल का कुत्ता बेहतर है जो उन बकरियों की रखवाली करता है, क्योंकि उस कुर्सी पर इससे अलावा उसकी कोई दूसरी हैसियत नहीं होती है। और मैं समझूंगा कि कोई शख्स MLA हो, डिप्टी कमिश्नर हो, डीकाम हो, मिनिस्टर हो, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए। वो अपने घर में जो हो सो, लेकिन जब वो पब्लिक की अमानत का अमानतदार है, उसे हरगिज़ नहीं भूलना है कि वो उस रसूल की उम्मत है जिनकी सिफत में सदाकत और अमानत शर्त अव्वल है। सियासत की बदकिस्मती ये है कि हमारी रियासत में बिलखुसूस कभी भी जमहूरियत को पलटने नहीं दिया गया, कभी वोट को इज्जत नहीं दी गई, इसलिए कि वोट को या जात के नाम पर मांगा गया, या बरादरी के नाम पर मांगा गया, या इलाके के नाम पर मांगा गया, या और किसी चीज पर मांगा गया। उसकी वजह यह हुई कि ना वोटर को इज्जत मिली, ना वोट को इज्जत मिली, ना वर्कर को कभी इज्जत मिली, और यही हमारी खराबियों की जड़ है। आज हम जहां भी जाते हैं लोग रोते हैं, पीटते हैं, इतने वोट बार वोट डाले, क्या फायदा है वोट डालने का, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन मेरे अवाम, मेरे भाइयों, आपको भी अपने गिरबान में झांकना होगा, आपको अपने आप से भी सवाल पूछना होगा कि ये दो खानदान पिछले 70 साल से इस कौम का इस्तेसाल कर रहे हैं। एक खानदान पहले कांग्रेस के रूप में था, अब उसने कांग्रेस की मर्जी के साथ, कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरा रूप उतारा है। और आज वो तो ये खानदान पिछले 10 इलेक्शन में इन्होंने हर इलेक्शन में आपसे कहा कि ये इलेक्शन सड़क के लिए नहीं, ये इलेक्शन पानी के लिए नहीं, ये इलेक्शन बिजली के लिए नहीं, ये इलेक्शन तरक्की के लिए नहीं, ये इलेक्शन आपके मसाइल के हल के लिए नहीं। फिर क्या है, उन्होंने आपको झूठे ख्वाब दिखाए। कभी उन्होंने, आप शोर बंद करेंगे प्लीज ताकि मैं तकलीफ करूं। ये इलेक्शन आपके मसाइल का लिए नहीं, ये इससे बड़ी कोई चीज है। हर बार आप उनके झांसे में आए, उन्होंने आपके जज्बात का, उन्होंने आपके एहसासात का इस्तेसाल किया। हर इलेक्शन में उन्होंने यही किया। हर इलेक्शन में आप वोट डालते हैं, जब आप जज्बात को वोट देते हैं, जब आप उनके झूठे दाव पर वोट देते हैं, फिर आप क्यों रोने रोते हैं सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए? क्या
क्या आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछा कभी कि भाई आपने तो राष्ट्रवादी के नाम पर वोट दिए थे, भाई आपने तो अटानवी के नाम पर वोट दिए थे, भाई आपने तो 9 अगस्त के नाम पर वोट दिए थे, 53 का नारा लगाया था, कहां गया आपका 53? कहां गया आपके वो नारे? लेकिन उन्होंने फिर आपको वही आ गया जी, आ गया, शेर बदर आ गया, और आपने डांस की और वोट डाल दिया। और आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझ आ गई कि अब इन तीनों में तेल नहीं, आज जब उनको समझ में आ गई कि अब ये प्रयोगकारी नहीं चलती, तो उन्होंने एक बार फिर इसको हिंदू और मुसलमान का रंग देने की कोशिश की और उन्होंने सियासत की दुनिया में एक और गेम खेलने की कोशिश की। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह का वली जो होता है वो सबका वली होता है। अल्लाह का वली किसी जात का वली नहीं होता, वो रहमत होता है सबके लिए। अल्लाह के वलियों की रहमत सबके लिए बरसती है। ये वलायत नेशनल कॉन्फ्रेंस का की मीरास कब से हो गई? ये वलायत नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाल की गुलाम कब से हो गई? और उस पार्टी के गुलाम, उस पार्टी के तहत जिस पार्टी की सबसे ज्यादा खिदमत गुजरों पहाड़ियों ने 70 साल में की, और जिस पार्टी की वजह से गुजरों पहाड़ी आज बॉर्डर का हिस्सा बन चुके हैं। ये बॉर्डर किसकी वजह से हुए? ये बॉर्डर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बरकत से हुए, ये बॉर्डर कांग्रेस की वजह से हुए। ना 47 में वो सीज फायर करते, आज मुजफ्फराबाद भी आपके साथ होता, आज मीरपुर भी आपका हिस्सा होता, आज गिलगित बल्तिस्तान का आपका हिस्सा होता, गिलगित बल्तिस्तान से आरएसपुरा तक, लेह तक जम्मू कश्मीर एक मुल्क की शक्ल में होता। लेकिन उन्होंने जानबूझ के एक मकरू सियासत के तहत, एक खुदगर्जी पर मबनी सियासत की बुनियाद पर उन्होंने जितनी भी पहाड़ी या गुजर बस्तियां थी इनको तोड़फाड़ कर दिया। जैसे आरा चलाते हैं सर पर, ऐसे आपके तोड़ से कर दिए। इसलिए कि सुल्तान कश्मीर नहीं चाहता था कि मुजफ्फराबाद से कोई शख्स चीफ मिनिस्टर बने, इसलिए कि सुल्तान कश्मीर नहीं चाहता था कि राजौरी बख्तौश का गुजर या बकरवाल चीफ मिनिस्टर बने, इसलिए कि सुल्तान कश्मीर नहीं चाहता था कि मीरपुर का पहाड़ी चीफ मिनिस्टर या चीफ प्राइम मिनिस्टर बने। और उसने कश्मीरियों को पहले दिन से सबक सिखाया था कि जो बाबा करेगा हमें वो करना है। बाबा हमें कद्दू बनाए, बाबा हमें आलू बनाए, बाबा हमें बैगन बनाए, हमें बैगन बनना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप हर इलेक्शन जज्बात के नाम पर वोट डालते हैं, जब आप हर बार एहसासात के इस्तेसाल के नाम पर डालते हैं, जब हर इलेक्शन में आपको ये बुद्धि दी जाती है, ये शहर खिलाया जाता है कि ये इलेक्शन सड़क के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, फिर आप क्यों बाद में रोते हैं कि हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई? आज एक बार फिर दोनों जमातें यही चूरन बेच रही हैं। आज महबूबा मुफ्ती कह रही है ये इलेक्शन तो कुछ और ही इलेक्शन है, ये इलेक्शन तो एक दूसरे को हराने का इलेक्शन ही नहीं है, ये इलेक्शन इक़्तिदार में आने का इलेक्शन ही नहीं। जब इक़्तिदार में आने का इलेक्शन नहीं तो मैडम महबूबा आप इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं? आप गली गली कोचे कोचे जाकर वोट क्यों मांग रही हैं? मैडम ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है कि जहाँ आप स्टेज में दारू में जाती हैं, 1 मिनट के लिए गोदरी ड्रेस पहनती हैं और कैमरे के सामने आकर कहती है कि हूँ थारी बहन, हूँ थारा नल खली रही, आज दम मेरा नल खला हो जाओ। आप फिर दारू में चली जाती हैं, आप वहां से पंजाबी ड्रेस पहन के आ जाती हैं, आप कहती हैं कि उस वक्त आप भारी ड्रेस पहन कर आ जाती हैं, मैं तो तुसानी बहन, मैं तुसा नल खली रही, आई कुछ मेरे नल खले हो। ये क्या तमाशा है? हमारी पार्टी बड़ी क्लियर है कि हम डेवलपमेंट सेंट्रिक लोग हैं। ये वोट रोटी के लिए है, ये रोड रोजगार के लिए है, ये वोट सड़क बनाने के लिए है, ये वोट लोगों को इकट्ठा करने का वोट है, ये लोगों को तकसीम करने का वोट नहीं है। लेकिन सभी कम्युनिटीज को इस बारे में सोचना होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों ग्रुपों को ताली उठाना पड़ेगी। आप कहें कि एक ग्रुप ताली उठाए,
दूसरा ना उठाए ये बात नहीं बनेगी। हमारे सब जेठों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा हम हमसाया हैं, हमारा अल्लाह एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा किबला एक है, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। यही वक्त की जरूरत है। हम सबको जीना है, हम सबको जियो और जीने दो के उसूल को अपनाना पड़ेगा। इसलिए इससे बाहर आना पड़ेगा हमें। अगर आज भी आप उस तरह से वोट देंगे तो फिर खराबी हो जाएगी। और मैं 4 बातों में अपना मैनिफेस्टो, पहला तो मैंने बताया, दूसरा मेरा यह है कि अगर मुझे आपका वोट मिला, अगर मुझे आपका सपोर्ट मिला और अल्लाह ताला तबारक व तआला की तायीद सबसे पहले शामिल हाल रही, 4 बातें मैं आपके लिए प्रायोरिटी पर करूंगा। मेरी प्रायोरिटी ये होगी, जैसा मैंने अपनी तकरीरों में हर जगह कहा कि पहला मुतालबा पार्लियामेंट के अंदर मेरा ये होगा कि राजौरी पुंछ को लेह के तर्ज पर, करगिल के तर्ज पर एक अलग हिल डेवलपमेंट कौंसिल होना चाहिए, क्योंकि ये इलाका लेह के मुकाबले में, करगिल के मुकाबले में ज्यादा तकालीफ इस इलाके में उठाई है। ये बस्ती बार बार उजड़ी है, ये बस्ती बार बार बसी है। मेरा दूसरा मुतालबा यह होगा कि जम्मू कश्मीर का ये जो क्षेत्र है जिसको बीर पंजाल कहते हैं, ये जुल्म किया है डिलिमिटेशन कमीशन ने अनंतनाग और कुलगाम के अवाम के साथ, और बड़ा से बड़ा जुल्म किया है राजौरी पुलिस के लोगों के साथ कि इनको एक हल्का हाई इंतखाब में जोड़ दिया गया है। मेरा मुतालबा होगा कि पुलिस और राजौरी को अलग लोकसभा सीट दी जाए, जिसका वोट, जिसका न जम्मू से ताल्लुक हो, जिसका न कश्मीर से ताल्लुक हो, इसी तरह अनंतनाग और कुलगाम वालों को अलग से लोकसभा सीट हो। मेरा तीसरा मुतालबा, जिस पर मैं बेहद जोर दूंगा, जिसकी पहले ही बात चल रही है, वो ये है कि 2 टनल फिल्म फ्लोर बने, एक पीर की गली में, एक डेरा की गली में, ताकि शोपियां से आने वाला आदमी उसका फ्रूट 2 घंटे में राजौरी पहुंचे और अगले 6, 7, 8 घंटे में रेल के जरिए दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात के मार्केट में पहुंचे। मेरी चौथी प्रायोरिटी ये होगी, और ये मेरा ईमान है कि ये खित्ता पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सैनिक भर्ती के एतबार से भी बड़ा है, और ये फुल ऑफ वाटर बॉडीज है, जिसे झील कहते हैं आप, सर कहते हैं आप। इसमें कोलवोटर है, इसमें कौशल नाल है, इसमें गुर्जर है, इसमें नूरी सुन है, इसमें नंदन सर है, इसमें कटोरी सर है, इसमें बहुत सारे सर हैं। अगर इस इलाके को यूरोप के तर्ज पर डेवलप किया जाए, मैंने यूरोप के अंदर ये देखा है, और बहुत ये खिता उससे भी खूबसूरत है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, पानी है, सब्जार है, प्रसार है, आबशार है। तो अगर इसको डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाए, हमें यहाँ गंडोला लगे, यहाँ रेल लगे, यहाँ हजारों की तादाद में रेस्टोरेंट बनेंगे, सैकड़ों की तादाद में होटल बनेंगे, हट बनेंगे, दुकानें बनेंगी, लोकल माल के बुटीक होंगे, लाखों नहीं, हजारों नहीं, पूरी दुनिया से अगर अमन रहता है, करोड़ों बिस्तर आएंगे, जिससे हमारे लिए रोजगार के दरवाजे खुल जाएंगे, हमारे बच्चे आबाद हो जाएंगे। मेरा 5वां मुतालबा होगा कि जम्मू कश्मीर के सभी बच्चों को, वो कश्मीर वैली से ताल्लुक रखते हूँ, वो डोडा से ताल्लुक रखते हूँ, वो राजौरी पुलिस से ताल्लुक रखते हूँ, उनको एक जनरल एमनेस्टी दी जाए। जिन बच्चों के खिलाफ छोटे छोटे FIR दर्ज हैं, उनके केस वापस लिए जाएं, और उनके लिए रोजगार के स्पेशल पैकेज दिए जाएं। मेरा ये मुतालबा है, और मुतालबा होगा कि राजपूताना रेजिमेंट के तर्ज पर और डोगरा रेजिमेंट के तर्ज पर और सिख रेजिमेंट के तर्ज पर राजौरी पुलिस को भी, पुलिस के अंदर भी, आर्मी के अंदर भी, और CRP और BSF के अंदर भी स्पेशल रेजिमेंट दी जाए। हक बनता है इसको उनका। 50 साल से ये लोग
मार खा रहे हैं। 50 साल से ये लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देकर पिट रहे हैं। इधर की गोली भी खा रहे हैं, उधर की गोली भी खा रहे हैं। फर्स्ट डिफेंस लाइन है। जो भी आपका एमएलए है, ये उसका ईमान होना चाहिए, ये उसका नस्ल होना चाहिए कि वो आपकी भरपूर नुमाइंदगी करे। ये जफर इकबाल आपका बच्चा है, इसको आपकी पीड़ा के एक एक सूत का पता है। आपके दोनों जिला में कोई देहात नहीं जहां मैंने प्रोग्राम नहीं किए हैं, जहां मैं नहीं गया हूँ। मुझे आपकी मुश्किलात का रति रति इल्म है। मेरा नारेहाल, मेरा दुर्हाल दुनिया में है। कश्मीर में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन जिंदगी में बसर की है। इसलिए मैं ये तवक्को रखता हूँ कि 25 अप्रैल 25 मई को जब आप वोट डालेंगे तो आप जफर इकबाल मन्हास के बैठ को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। वहाँ 7 नंबर पर एक बल्लेबाज भी है, उसकी तरफ देखिएगा। अभी भी अपना बैट अपने हाथ में उठाइएगा, 8 नंबर के निशान को बटन दबाइएगा और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और उसके उम्मीदवार जो आपका अपना बच्चा है, जो इस हलफ के साथ इस माइक को छोड़ रहा है कि मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई बैर नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, अल्लाह अली बसीर है। बहुत शुक्रिया जनाब जफर साहब। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपके इस बात का हमें पूरा एहसास है कि गर्मी का मौसम है, सुबह से बैठे हैं, लेकिन हमारे कायम ने यहाँ पर तकरीर करनी है, वो सुन करके आगे रहना। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जब तक अल्ताफ साहब की तकलीफ खत्म नहीं होगी, ये दौड़ वाले भी बंद रखें। अब अल्ताफ साहब कंट्रोल करेंगे। इस शेर के साथ के तहत तो खोज चुनावों का इंसाफ न कर, आवाज से दोस्ती ना किसका अखबार न कर। जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, आधे उस तरफ आधे आधे लोगों को भी दिखाई दे रहा है। देखिए पिक्चर के पास आगे फ्रंट शॉट हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स बुलाया गया उनको बिना बुलाए। हमारी पार्टी के नायब सदर और यहाँ इस पार्लिमानी हल्के इंतखाब के लिए हमारे उम्मीदवार जफर इकबाल मन्हास साहब, हमारे छोटे भाई और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जुल्फकार साहब, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कश्मीर जनाब मोहम्मद अशरफ मीर साहब, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू जनाब मंजीत सिंह जी, हमारे कमर चौधरी साहब, हमारे मंजूर साहब, हमारे शबीर कोहली साहब, वकार भट्टी साहब, रूही भट्टी जी, मुश्ताक भट्ट साहब, पीडीसी शमीमा अख्तर जी, सरपंच शबीर साहब, सरपंच जहांजेब साहब, सरपंच जलवा साहब, सोफी आलमदीन साहब, पुष्प देवोपल साहब, सरपंच खलील साहब, सरपंच लियाकत साहब, हमारे यूथ के आरिफ रातर साहब, रियाज गवर साहब, शफकत चौधरी साहब, रूप चौधरी, यूसुफ ताज, अकरम कोहली, अशरफ साहब, फौजी करामत साहब, लोगों ने ले लिया ना, मुदस्सिर मिर्जा साहब, एजाज सब पीछे ले लिया बेदर साहब, आप यहाँ के बुजुर्ग नौजवान पहले अस्सलाम वालेकुम आदाब और अगर सरदार को ये तो भी पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस गर्मी में और मौसम जमींदारी का आप अपने इलाकों से आए, मुझे एहसास है कितने दूर जगहों से आए, चाहे जुल्फकार साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से आए, चाहे अपने कंवर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से आए, चाहे यहाँ राजौरी से आए या नौशहरा से आए, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मालूम है कि आज इस गर्मी
बैठे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि 25 तारीख को जो फैसला होगा, क्या ये तवारीखी फैसला होगा? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, ये 25 तारीख का फैसला एक एमपी को इलेक्ट करने का नहीं है। ये फैसला शायद जो जम्मू कश्मीर की नई सियासत लिखी जा रही है, जो नई तवारीख लिखी जा रही है, उसके लिए अहम फैसला होगा। आज पहली बार ये है कि खिते जम्मू से, वो भी तीन पंचाल से किसी ने ये फैसला करना है क्या 5 अगस्त को जो हुआ था वो सही था कि गलत था। मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूं कि यहाँ इस इलेक्शन को जात की बुनियाद पे लड़ा जा रहा है, लेकिन मेरी गुजारिश है हम इसको जम्मू कश्मीर के वासी होने के नाते लड़ें। ये फैसला जात की बुनियाद पे होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर जात की बुनियाद पे होता तो बहुत सारे राजवाड़े होने हैं, इतने राजवाड़े होने हैं कि शायद हमें एक दूसरे का पता भी ना मिले। हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है, हमें ये देखना है कि हमारी बेटियों के लिए क्या अच्छा है, हमें ये देखना है इस मुल्क के लिए क्या अच्छा है। नफरत की सियासत सब कर सकते हैं और मुझे लगता नहीं है कि नफरत की सियासत का कोई अंत है। अगर अंत होता तो हमने 72 साल पिछले यही सियासत की, नफरत की सियासत। चाहे जम्मू को कश्मीर से लड़वाया, चाहे कश्मीर को जम्मू से, चाहे पीर पंचाल के लोगों को कश्मीर के से लड़वाया या जम्मू से लड़वाया, जम्मू को इनसे लड़वाया, लेकिन फायदा किसी का नहीं हुआ। आज भी अभी भी आपके मसले वही हैं जो रोजमर्रा के हैं। आज भी मुझे एहसास है जब गोली पार से आती है आप लोग सीने पे लेते हो। और दिल्ली वालों, आपको ये समझना होगा कि अगर इस मुल्क का कोई असली वारिस है तो ये लोग हैं जो गोली सीने पे लेते हैं, पीठ पे नहीं लेते हैं। हमें कौन सिखाएगा कुर्बानी? कुर्बानी यहाँ पूछो जो इन बॉर्डरों पे रहते हैं, पुंछ के बॉर्डरों पे रहते हैं, आरएसपुरा के बॉर्डरों पे रहते हैं, उड़ी के बॉर्डरों पे रहते हैं, करना के बॉर्डरों पे रहते हैं, गुरेज के बॉर्डरों पे रहते हैं। हमें कोई देशभक्ति का कोई सबक न सिखाए। हम लोगों को पता है कि देशभक्ति किसे कहते हैं और वो हम अपनी जानों का नजराना पेश करके देते हैं।